जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखता है, वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कबीले के लोगों को यकीन नहीं होता कि उनका सबसे बड़ा जीनियस सिर्फ 27 कदम ही चल पाया। बुजुर्गों को लगता है कि इतनी उम्मीदें लगाने का नतीजा सिर्फ निराशा ही निकला। जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उसे थर्ड क्लास टैलेंट और कचरा बुलाकर उस पर हंसने लगते हैं। फेंग युआन को अपना पिछला जन्म याद आता है, जब वो ये सोचकर टूट गया था कि शायद ये कोई गलती है, क्योंकि उसका टैलेंट तो आसमान छूने वाला होना चाहिए था। तब उसने भगवान और अपने कबीले को इस नाइंसाफी के लिए कोसा था, लेकिन आज उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका भाई या उसका कबीला उसके बारे में क्या सोचता है। उसके लिए ये सभी लोग सिर्फ ऐसे राहगीर हैं जो आखिरकार धूल में बदलकर हवा में उड़ जाएंगे। वो खुद को समय की इस विशाल नदी में उल्टी दिशा में तैरने वाली एक मछली मानता है। तभी कबीले के बड़े बुजुर्ग अगले छात्र का नाम पुकारते हैं, गुए फेंग ज़ेंग। भीड़ में खड़े लोग फेंग परिवार के दोनों अनाथ भाइयों का मजाक उड़ाने लगते हैं और उन पर बुरी तरह हंसते हैं। फेंग ज़ेंग तांसते हुए शर्मिंदगी से आगे आता है। फेंग युआन उसे आगे जाने के लिए कहता है और मन ही मन सोचता है कि उन दोनों के भविष्य का ये सफर अब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। फेंग युआन के नतीजे के बाद अब फेंग ज़ेंग की बारी है। फेंग ज़ेंग मन ही मन सोचता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो क्या करता। वो हैरान है कि उसका बड़ा भाई सिर्फ थर्ड क्लास टैलेंट निकलने के बाद भी इतना शांत कैसे है। फेंग ज़ेंग को हमेशा यही लगता रहा है कि वो रास्ते का एक मामूली पत्थर है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। पूरा कबीला मानता था कि उसका भाई जीनियस है और वही कबीले की उम्मीद है। लोग अक्सर दोनों भाइयों की तुलना करते थे और फेंग ज़ेंग को मंदबुद्धि और बेकार समझते थे। यहाँ तक कि उसके दत्तक माता पिता भी उसे सबके सामने शर्मिंदा न होने के लिए घर पर ही रहने को कहते थे। उसकी नौकरानी कुइयर ही अकेली है जो उसे उसके नाम से बुलाती है। वो फेंग ज़ेंग से कहती है कि भले ही उसका भाई टैलेंटेड है, लेकिन वो बहुत पत्थर दिल है। वो फेंग ज़ेंग की दयालुता और कोमलता को ज्यादा पसंद करती है। लेकिन फेंग ज़ेंग को लगता है कि वे दोनों किस्मत के मारे हुए खिलौने हैं। उसे डर है कि इस सेरेमनी के बाद उसे कबीले से निकाल दिया जाएगा और वो एक सामान्य जीवन भी नहीं जी पाएगा। फेंग ज़ेंग के मन में अपने भाई के लिए नफरत पैदा होने लगती है। उसे लगता है कि अगर फेंग युआन ना होता तो कोई उसकी तुलना किसी से नहीं करता और वो शांति से जी पाता। वो अपने भाई को एक विशाल पहाड़ की तरह देखता है जो उसे नीचे दबा रहा है। वो रोते हुए अपने माता पिता को याद करता है और चाहता है कि काश सब कुछ बदल जाए। तभी एक चमत्कार होता है। फेंग ज़ेंग पूरे 43 कदम चलता है। ये एक फर्स्ट क्लास टैलेंट है। पूरा कबीला दंग रह जाता है कि शांत रहने वाला छोटा भाई असल में इतना बड़ा टैलेंट निकला। ची परिवार उसे गोद लेना चाहता है, लेकिन कबीले के मुखिया गुए बो खुद उसे व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं। फेंग ज़ेंग पूरी तरह बदल चुका है। वो अपने भाई को चुनौती देते हुए सोचता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा और वो दिखाएगा कि असली जीनियस कौन है। फेंग युआन अब उसके रास्ते का पहाड़ नहीं रहा। वो गर्व से ऐलान करता है कि आज से उसकी पहचान सिर्फ उसके भाई से नहीं होगी, बल्कि वो खुद गुए फेंग ज़ेंग है। अवेकनिंग सेरेमनी के एक हफ्ते बाद की बात है। कहा जाता है कि इंसान सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और गू स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। दुनिया में गू की हजारों प्रजातियां मौजूद हैं, जो मिट्टी, झाड़ियों और यहाँ तक कि जंगली जानवरों के भीतर हर जगह रहती हैं। जो व्यक्ति अपने स्पेस अपर्चर को जागृत कर गू को पालने और नियंत्रित करने के लिए प्राइमीवल एसेंस का उपयोग करता है, उसे गू मास्टर कहा जाता है। जागृति प्राप्त करने के बाद अब ये छात्र रैंक 1 के गू मास्टर बन चुके हैं। एक गू मास्टर के कुल 9 रैंक होते हैं। हर रैंक के अंदर 4 चरण होते हैं, शुरुआती, मध्य, ऊपरी और पीक स्टेज। आपकी तरक्की सीधे आपके टैलेंट ग्रेड पर निर्भर करती है। डी ग्रेड टैलेंट में प्राइमीवल सी 20 से 30% होता है और वे रैंक 2 तक ही पहुंच पाते हैं। सी ग्रेड वालों का समुद्र 40 से 50% होता है और वे आमतौर पर रैंक 2 के शिखर तक सीमित रहते हैं। बी ग्रेड में ये 60 से 70% होता है, जिससे रैंक 3 तक पहुंचना आसान हो जाता है। अंत में ए ग्रेड टैलेंट का समुद्र 80 से 90% विशाल होता है और ऐसे लोग रैंक 5 तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। रैंक 6 और उससे ऊपर के मास्टर्स को केवल किंवदंती माना जाता है। गुए कबीले के इतिहास में आज तक कोई रैंक 6 मास्टर नहीं हुआ, लेकिन कबीले के संस्थापक और चौथे मुखिया रैंक 5 तक पहुंचे थे। वर्तमान में ए ग्रेड फेंग ज़ेंग सबकी आंखों का तारा बना हुआ है, जबकि सी ग्रेड फेंग युआन क्लास में सोता रहता है। फेंग युआन को पूरे हफ्ते गांव के बाहरी इलाकों में शराब पीते और भटकते हुए देखा गया है। कबीले के बुजुर्ग उसकी इस उदासीनता से बेहद निराश हैं और उसे कबीले के संसाधनों की बर्बादी मान रहे हैं। बुजुर्ग क्लास में कबीले के चौथे मुखिया की बहादुरी की कहानी सुनाते हैं। 100 साल पहले उनका मुकाबला कुख्यात और शातिर फ्लावर वाइन मंक से हुआ था, जिसने बेमोनिक पाथ पर काफी बुरा नाम कमाया था। उस चालाक मंक ने हारने के बाद दया की भीख मांगी, लेकिन धोखे से मुखिया पर अचानक हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुखिया ने उसे वहीं मार तो गिराया, लेकिन खुद भी जख्मों के कारण शहीद हो गए। मगर फेंग युआन के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। वो मन ही मन ढूंढ रहा है कि उस मंक की लाश या उसकी कोई विरासत आखिर कहाँ छिपी है। उसे एक पुरानी घटना याद आती है, जब उस युद्ध के 2 महीने बाद एक नशे में धुत गू मास्टर ने जंगल में एक लिकर वर्म का पीछा किया था। पीछा करते हुए उसे जमीन के नीचे जाने वाला एक गुप्त प्रवेश द्वार मिला था। पिछले जन्म की यादें बताती हैं कि लिकर वर्म एक बहुत ही महंगा गू है। एक नशे में धुत गू मास्टर ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक भूमिगत गुफा में प्रवेश किया, जहां उसे फ्लावर वाइन मंक की लाश और उसकी पूरी विरासत मिल गई। इस खोज ने पूरे कबीले में हलचल मचा दी थी। उस गू मास्टर की किस्मत पूरी तरह बदल गई। उसकी साधना आसमान छूने लगी और उसकी पूर्व प्रेमिका भी उसके पास वापस आ गई।
फेंग यान को इस कहानी के केवल कुछ ही हिस्से पता हैं और वो उस गुफा की सटीक जगह नहीं जानता। पिछले 7 दिनों से वो रात में शराब खरीदकर लिकर वर्म को लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई सफलता नहीं मिली है। उसके लिए लिकर वर्म को अपना वाइटल गू बनाना कबीले के मूनलाइट गू से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब अप्रैल का महीना आ गया है और उसके पास समय बहुत कम बचा है। क्लास में शिक्षक बताते हैं कि प्राइमीवल स्टोन्स स्वर्ग और पृथ्वी का सार हैं। ये पत्थर न केवल कीमती हैं बल्कि साधना में भी बहुत मदद करते हैं। इनकी मदद से प्राइमीवल एसेंस को दोबारा भरा जा सकता है और कम टैलेंट वाले छात्र अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं। अब छात्रों को उनका पहला असाइनमेंट मिला है, अपना पहला गू चुनना और उसे रिफाइन करना। जो छात्र सबसे पहले रिफाइनिंग पूरी करेगा उसे इनाम के तौर पर 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स दिए जाएंगे। गू मास्टर की तरह गू भी 1 से 9 रैंक के होते हैं। ऊंचे स्तर के गू को पालना और इस्तेमाल करना बहुत महंगा होता है, इसलिए नए साधक अक्सर रैंक 1 का गू ही चुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक गू मास्टर जिस पहले गू को रिफाइन करता है वो उसका वाइटल गू बन जाता है। ये गू मास्टर के जीवन से जुड़ा होता है। यदि ये मर जाए तो मास्टर को बहुत गहरा झटका लगता है। गू रूम में फेंग यान मूनलाइट गू को देखता है, जो गुये कबीले की पहचान और सबसे लोकप्रिय गू है। वो उलझन में है क्योंकि कल तक शराब खरीदने के लिए उसके पत्थर खत्म हो जाएंगे और लिकर वर्म अब तक नहीं मिला है। वो जानता है कि उसके 3rd क्लास टैलेंट के साथ बिना किसी विशेष तरीके के इनाम जीतना नामुमकिन है। तभी फेंग ज़ैंग वहां पहुंचता है और बताता है कि चाचा और चाची उससे मिलना चाहते हैं। वो फेंग ज़ैंग को फटकारते हुए कहता है कि वो पीना बंद करे और अपने पैरों पर खड़ा हो। हालांकि फेंग ज़ैंग अब बदल चुका है, लेकिन वो मन ही मन इस बात से परेशान है कि वो अब भी अपने भाई का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। चाचा और चाची फेंग युआन और फेंग झेंग को 6 प्राइमीवल स्टोन्स देते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। वे प्रस्ताव रखते हैं कि वे दोनों भाइयों को आधिकारिक रूप से गोद लेना चाहते हैं ताकि वे एक असली परिवार बन सकें। 15 साल के फेंग ज़ेंग, जो अब एक गू मास्टर बन चुके हैं, भावुक होकर तुरंत मान जाते हैं और उन्हें माता पिता कहकर पुकारने लगते हैं। फेंग ज़ेंग को लगता है कि एक असली परिवार पाने का उसका सपना सच हो गया है, लेकिन जब फेंग युआन से पूछा जाता है तो वो गोद लेने के प्रस्ताव को साफ ठुकरा देता है। चाचा चाची उसे स्वतंत्र होने की सलाह देते हुए 200 प्राइमीवल स्टोन्स का वित्तीय सहयोग देने की पेशकश करते हैं, लेकिन फेंग युआन उसे भी लेने से इनकार कर देता है और वहां से निकल जाता है। फेंग युआन के जाने के बाद चाचा और चाची का असली और खौफनाक चेहरा सामने आता है। उनका असली मकसद भाइयों को गोद लेकर उनके मृत माता पिता की बड़ी विरासत को हथियाना था। फेंग युआन के माता पिता की संपत्ति उसे 16 साल का होने पर ही मिल सकती है। चूंकि फेंग युआन उनके झांसे में नहीं आया, इसलिए वे अब उसे 16 साल का होने से पहले ही कबीले से बाहर निकलवाने की साजिश रचते हैं ताकि वो कानूनी तौर पर अपनी विरासत का हक खो दे। बाहर खड़ा फेंग युआन मन ही मन मुस्कुराता है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में भी इन लोगों ने उसे इसी तरह फंसाया था, जिससे उसकी साधना में पूरे 2 साल की देरी हो गई थी। इस बार वो वही गलती नहीं दोहराएगा। उसे पता है कि उसके पास कोई बड़ा गुरु या असाधारण टैलेंट नहीं है, इसलिए उसे शुरुआती साधना के लिए अपने माता पिता की विरासत और फ्लावर वाइन मंक की लाश को ढूंढने पर ही ध्यान देना होगा। वहीं दूसरी तरफ फेंग ज़ैंग अपने नए माता पिता को खुश करने के लिए उनसे वादा करता है कि वो इस असाइनमेंट में पहला स्थान हासिल करके दिखाएगा। उसकी सेवा के लिए वही नौकरानी कुइयर वहां मौजूद है जो उसे नहलाने के लिए गर्म पानी तैयार करती है।